की सहायता से हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। सारे कुछ आप ये नहीं कह सकते कि ईश्वर की ही सब कुछ है। तो उसे कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म कहते हैं इसको, कि प्रत्यक्षवाद की स्थापना 19 सेंचुरी में किया गया था, जिसका नाम याद रखिएगा, ऑगस्ट काम्टे। इनके नाम पूछे गए हैं कई बार। इन्होंने इसको स्टैब्लिश किए थे। उसके बाद कई आपका वैज्ञानिक आए, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब विचारधारा चला कि हम सब कुछ हम प्रूफ कर सकते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि सारे कुछ केवल ईश्वर के द्वारा होता है, हम हमारा कोई हाथ नहीं है, उनका ये उससे वो अलग सोचते थे, वो उसको मानते नहीं थे। इसी में आपका आइजैक न्यूटन और इसके बाद आप बाकी जो उस समय के जो जितने साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन सबको आगे बढ़ाया और बोले कि नहीं, हम इसको विज्ञान के सहायता से उसको हम लेबोरेटरी में प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद कई चीजें इसके इसके बारे में उन्होंने कहा कि हम डेटा का संग्रह कर सकते हैं, संग्रह करके उसका क्यों होता है, कैसे होता है, ये सबको हम पूरा पूरा हम उसको एक्सप्लेन कर व्याख्या कर सकते हैं। इसमें कुछ बातें और आती है कि उन्होंने कहा कि एक आती है आपका जीववाद, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, जिसको अलग अलग पद्धतियों के बारे में बताया गया है कि जीववाद कैसे आती है, फिर बहुदेववाद कैसे आती है। लेकिन केवल वैज्ञानिक पद्धति से जो ज्ञान प्राप्त होती है, उसी को हम प्रमाणित माना जाता है इसमें, जो आपका जो इस विधि में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कई चीजें ऐसी आई कि जिसको विज्ञान प्रूफ नहीं कर सकता, और ये इसमें थोड़ा समय लगा इसको समझने में। और फिर इस बात में आए कि नहीं, हर चीज को हम विज्ञान के कसौटी पे जो है, भौतिक विज्ञान या आपका रासायनिक विज्ञान या जड़ विज्ञान कह लो, उससे हम हर चीज को हम प्रूफ नहीं कर सकते। और उदाहरण के तौर पे हमारे शरीर में वो कौन सी ऊर्जा है जिसके रहने से हम सब काम करते हैं, वर्क करते हैं, जिसको हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, और जिनके निकल जाने के बाद हमारे बॉडी मतलब काम नहीं करता, वर्क नहीं करता, कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। और जब एनाटॉमी को अच्छे से पढ़ोगे, जानोगे, तो ऐसे ऐसे चीजें सामने आई जिसका कोई व्याख्या था ही नहीं कि कैसे हो रही है। इसके बाद ये बोला गया कि नहीं, कुछ चीजें जो है जिसको हम विज्ञान से हम व्याख्या कर सकते, सबको नहीं कर सकते। और जैसे दर्शन शास्त्र कैसे बहुत सी चीजें हैं जिसको आप ना तो छोड़ सकते हो और न ही विज्ञान से उसको व्याख्या कर सकते हैं, जो जो पश्चिमी विज्ञान है। तो उसको कहा गया पोस्ट पॉजिटिविज्म कहा गया इसको। कि पोस्ट पॉजिटिविज्म ये कहता है कि सब चीजों को हम व्याख्या नहीं कर सकते विज्ञान की कसौटी पे, मतलब पश्चिमी विज्ञान की कसौटी पे, हमें अपने लेबोरेटरी में टेस्ट करके प्रूफ करके। कुछ चीजें वाकई में वो ईश्वर पर ही निर्भर है, और उन्होंने उसको माना उसको। फिर आती है आपका ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी में क्या होता है, ये सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति होती है, जिसमें वास्तविक, बाहरी और एक सच्ची वास्तव, मतलब जो आपका सार्वभौमिकता, इस तरह वस्तुओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। फिर आती है आपका ज्ञान मीमांसा, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या कहता है, यह ज्ञान प्राप्ति करने का ढंग या पद्धति होती है। इसमें हम वैज्ञानिक पद्धति, जिसको हम अवलोकन अवलोकन जिसको हम कर सकते हैं, उसको, और इसका आपका जितना थ्योरीज है, उन थ्योरी को, इसको हम सामान्यकरण करते हैं, यानी कि जनरलाइजेशन करते हैं, जैसे कि हम लॉ में करते हैं, एक कानून की तरह, एक नियम की तरह करते हैं। इसमें हम संख्याओं, जो न्यूमेरिकल्स होती है, नंबर्स होती है, उसमें हम इसमें काम करते हैं, जो आपका ज्ञान मीमांसा होती है। फिर आपका आता है मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी क्या बोलता है कि ये नैतिकता मूल्य, जो अगर ये टर्म आता है एग्जाम में, कि इसका आपका जो वैल्यूज, मोरल वैल्यूज इत्यादि होती है, और आप अगर बहुत स्ट्रांगली देखोगे तो मोरल वैल्यू के बिना दुनिया में कुछ होता भी नहीं है। जितने समस्याएं होती है इसलिए हो रही है क्योंकि हम मोरल वैल्यू वहां पे डाउन हो रही है, और अल्टीमेटली हम वही पीछे जाकर जाते हैं, और जाके जाना हमको यही पे पड़ता है कि आपका नैतिक मूल्य के जो आपका हमारे जो मोरल वैल्यूज इत्यादि होती है, मूल्य शोध, मूल्य मुक्त शोध, शोधकर्ता, शोधकर्ता का जो आपका जो बायस होती है इन सब के ऊपर, वो मुक्त करता है। फिर आपका रिसर्च हम पढ़ चुके हैं इसमें। ये प्रत्यक्षवाद, यानी पॉजिटिविज्म जो होती है, इसको जो हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्षवाद कहते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो प्रत्यक्ष दिखता है उसी को मानेंगे हम, जिसको आप प्रूफ कर सकते हो उसी को मानेंगे, प्रत्यक्षवाद ये कहता है।
तो प्रत्यक्षवाद में क्या होती है कि क्या दिक्कत इसमें है कि ज्ञान के एक वैध है, मतलब ये आपका अनुभव पर डिपेंड करता है। मतलब आपके, अगर आप उसको लैब में प्रूफ कर पाए तो मानेंगे, नहीं प्रूफ कर पाए तो नहीं मानेंगे। अब बताओ कि कई चीजें ऐसी है जिसको हम प्रूफ तो नहीं कर पाते लेकिन होती है, जैसे कि हमारा गुस्सा, हमारा इमोशंस, हमारे प्यार, हमारे जो नफरत, ये सब चीजें होती तो है, लेकिन इसको प्रूफ कर सकते हैं कितना गुस्सा हो, कितना प्यार है। और प्यार के भी बहुत सारे कैटेगरीज होती है। एक आपका निष्काम भावना से प्यार होती है, एक आपका सकाम भावना से होती है, एक आपका गिव एंड टेक पॉलिसी में आपका लेन देन होती है, वो भी एक प्यार होती है। तो ये सारा चीज को हम कैसे माने, मेजर करेंगे? होता तो है ही है, लेकिन इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते। किसी को बताया गया कि ये एक आपका जो सीमाएं होती है, क्योंकि उसके एक आपका वैलिड आपका सोर्स पे डिपेंड करता है। इसके जितने भी थ्योरीज हैं, जैसे अगर आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी है, आपका सापेक्षिकता का सिद्धांत, उसका एक थ्योरी वो मतलब वैलिड सोर्स पे डिपेंड है। अगर सोर्स नहीं मिलेगा तो थ्योरी का आप उसको आप प्रूफ नहीं कर पाओगे, जबकि होता है। जैसे प्यार एक चीज एग्जिस्ट करता है, नफरत एग्जिस्ट करता है, जेलसी एग्जिस्ट करता है, भगवान की भक्ति एग्जिस्ट करता है, ईश्वर का समर्पण एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्रूफ नहीं कर सकते इसको। प्रत्यक्षवाद ये मानता है कि सब हर तरह की जितनी भी प्रक्रिया होती है, यो वो व्यक्तियों के बीच में एक संबंधों के कार्य में एक निश्चित भिन्नता के रूप में होती है, यानी कि उससे एक रिलेशन होती है। जैसे हम मैथमेटिकली बोलते हैं ना बहुत सी चीजों को, कि जैसे मान लो कि जैसे मान लो हम बताते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी होती है, तो ये वी प्रोपोर्शनल टू आई, जितना आप करंट बढ़ाओगे उतना आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी वी इजिकल टू आई आर। आर एक रेजिस्टेंस है। तो ये आप क्या करते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आप एक मैथमेटिकल कंडीशन आप निकालते हो लैब में एक्सपेरिमेंट करके, फिर आप एक लॉ बनाते हो, आपका ओम्स लॉ कहते हैं इसको। इस तरह की चीजें जो डेवलप करते हैं, लेकिन जहां पे डेवलप नहीं हो पाता वहां पे ये काम नहीं करेगा, दिक्कत हो जाएगा। किस तरह से इसका जो है सीमाएं होती है कि हर जगह को आप मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। फिर आती है पोस्ट पॉजिटिविज्म, जो समझा अभी बताया आपको। अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य, इसमें अगर आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा वो होता है कि इससे आपको क्वेश्चन एक क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। एक्चुअली इसके बारे में हम बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं कि नई घटना से परिचित होना, या वर्तमान ज्ञान को समीक्षा करना, या जो अभी मुद्दे हैं उसका विश्लेषण करना, उसका खोज करना, नई किसी सिस्टम को डेवलप करना, ये सब सारा चीजें हम इसमें, आपका उद्देश्य क्या होती है, मोटिव क्या होती है, या इम्पोर्टेंट आपका मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है, इसके ऊपर है ये। बहुत महत्वपूर्ण है कि 12 कैरेक्टरिस्टिक होती है आपका रिसर्च के। ये 12 कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसको आप पूरा नाम के साथ जानोगे बहुत ज्यादा। जब अभी हम इसके बाद जब दोबारा जब आपको पेपर में हम लेंगे, तो आप इसके रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन मिलेगा आपको करने के लिए, आया हुआ क्वेश्चन है। पहले क्या है आपका, ऑब्जेक्टिविटी। कोई कह सकता है ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? मैं इसके बारे में बहुत बात कर चुका हूँ। सर निष्पक्षता होती है जिसमें हम पक्षपात नहीं करते बहुत और अच्छा। प्रिजुडिस नहीं करते और बिल्कुल। निरपेक्ष भाव से बहुत आकलन अच्छा। करते हैं। इसको हम बायसनेस कहते हैं कि बायस कोई नहीं होगा, मतलब इसका मतलब ये कहते हैं कि इसमें किसी को मतलब कोई निष्पक्ष भावना, कोई बायस बायस नहीं होगा। कि हम पहला, जब भी हम शोध करेंगे तो हमारा क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है कि वो, हालांकि बायसनेस पूरी तरह से खत्म तो होना मुझे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी करेगा उसका एक खुद का एक तो विचारधारा होती ही है। और बहुत मुश्किल होती है कि आपका आपका मतलब जीरो, आपका बायसनेस पूरा जीरो हो जाए। लेकिन कोशिश की जाती है कि जितना हो सकता है, उसके बाद बहुत से नियम है, उसके आधार पर हम कोशिश करते हैं। ये भी हम बात कर चुके हैं कि प्रतीकात्मक सुरक्षा उपाय, कि हम सेफ गार्ड को हम फॉलो करते हैं। मतलब क्या, जो डेटा लेते हैं हम, वो डेटा एक रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं, ताकि जिस डेटा का हमने यूज किया, उस डेटा का हमारे बाद अगर कोई दूसरा अगर रिसर्चर आते हैं तो वो भी इसका समझ सके, वो भी इसका एनालिसिस कर सके और वो यूज कर सके। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने यहाँ पे ये इस बात पे हमने शोध किया कि हमारे यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो
पढ़े लिखे हैं लेकिन जॉब नहीं है, तो हमने क्या किया, हमारे जनसंख्या का डेटा का हमने इस्तेमाल किया। या मैंने ऐसा देखा कि कितने लोग ऐसे हैं जिन अगर कि नाड़ी शुद्धन प्राणायाम करने के बाद उनके उनके बुद्धि के लेवल में कैसे चेंजेस आए। अब जैसे कभी अगर यूनिक जो लोग बहुत लंबे समय से कर रहे हैं इस तरह से प्राणायाम, जैसे कि मान लो, और अगर ऐसा कोई सामने हमें देखना होगा, ऐसा कोई मनुष्य बहुत कोई बहुत बड़े मतलब इंटेलिजेंट और बहुत ज्यादा गुणी इंसान देखने होंगे, जो उनकी जिनका बैकग्राउंड तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत ज्यादा हाई फाई डिग्री हो, ऐसा कुछ है, लेकिन वो जीवन में बहुत बड़े सफल है। जैसे बाबा रामदेव जी, उनको 11 भाषाओं का ज्ञान है और उनको बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा कमांड है, और उनके इतने गुण है कि वो एक ऐसे इंसान है जो उनके बोलने पे लोग सारा प्रोडक्ट आपका बिक जाती है। जबकि ऐसा कोई कंपनी नहीं बनी है कि वो उनको बहुत से विज्ञापन का माध्यम चुनना पड़ता है तब जाके उनको बहुत ज्यादा कुछ करने पड़ते हैं। उनके बातों में वो शक्ति है कि उनको खाली रिकमेंडेशन से उनका 25,000 करोड़ का कंपनी उन्होंने खड़ी कर दिया है और इतने शॉर्ट टाइम में। तो ये सारे जो आपका जो गुण आई है कैसे आई है, वो खुद बताते हैं कि इनको उन्होंने जो आपका अष्टाध्यायी का पाठ करते थे, इससे आपका ब्रेन पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ती है बचपन से ही। और आज भी जो गुरुकुल में और सब जगह पे जो अष्टाध्यायी के पाठ कराए जाते हैं उससे का बहुत मतलब सकारात्मक असर पड़ता है। और साथ ही साथ वो बहुत लंबे समय से वो प्राणायाम करते हैं और बाकी योग की क्रिया करते हैं, क्योंकि उनके शरीर में भी बहुत सारे ऐसे चुनौतियां थी जिसको जिसको उन्होंने पहले खुद को सही किए, ठीक किए, उसके बाद पूरे दुनिया में पता नहीं कितने करोड़ों लोगों को ठीक किया, करोड़ों लोगों तक पहुंच गए। तो ये जो हम देखते हैं ये सारे डेटा है कि ऐसे जो आपका और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल किए हैं। अगर आप जो योगियों का जीवन परिचय आप पढ़ोगे, आप पढ़ लो वीकेएस अयंगर जी के बारे में पढ़ लो, और भी बहुत से योगियों का जीवन परिचय पढ़ लो, कैसे कैसे योग ने उनको मतलब इतने महान जगह पे पहुंचाया है। इन डेटा को अगर हम रखना चाहेंगे तो हम आगे भी इससे काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी ने अगर आसन पे बहुत अच्छा काम किए हैं तो उनका क्या असर पड़ी है, जैसे अयंगर जी ने आसन पे बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट किया है, तो क्या असर पड़ा है उनके जीवन में और बाकी लोगों के जीवन में, ये डेटा मेकर हम सेव रखते हैं ताकि आगे इसके ऊपर कोई अगर काम करेंगे तो वो कर सकते हैं। मैं योग, आप भी योग से ही दे आपको एग्जाम दोगे तो मैं योग का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसके अलावा हम बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल हम कॉर्पोरेट से ले सकते हैं, या आपका पश्चिमी जो आपका जो विज्ञान से ले सकते हैं, साइंटिस्ट से ले सकते हैं, लेकिन शायद सब कोई फैमिलियर नहीं होंगे, तो इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं खाली योग से ही एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि हम ये बिलीव करते हैं कि आपको योगियों के बारे में काफी कुछ जानकारी होंगे ताकि उसको समझ पाओगे। इस तरह से क्या हुआ कि हम रिकॉर्ड को लेकर हम सुरक्षित रखते हैं। ये हुआ आपका अवलोकन का डेटा विश्लेषण का पूर्ण रिकॉर्ड इस तरह से रखते हैं ताकि शोधकर्ता भी उसको समझ पाए और बाकी लोग भी इसके बाद आके उसको मूल्यांकन कर पाए। ज्यादातर जो आपका जो वैज्ञानिक जो रिपोर्ट होती है वो एक खास तरह से लिखी जाती है, और उस रिपोर्ट के लिए जब हम बनाते हैं करने के बाद हम इस इतना अपने अंदर हम धैर्य रखते हैं, अपने आप को तैयार रखते हैं कि हमारे जो का हमने जो शोध किया है उस पर दूसरे कोई आलोचना कर सके। न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने बहुत सारे लॉ दिए, लेकिन उन्होंने किसी भी आपका जो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने के लिए उन्होंने दिया v इज इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर बाई पी बाई डी। लेकिन ये सब जगह काम आया, लेकिन ध्वनि का वेग जो है, साउंड का आपका वेलोसिटी जो है, हवा में कम नहीं आया। हवा में जब इसका मेजर किया गया तो लगभग इसका 280 या 281 मीटर पर सेकंड आया, जबकि एक्चुअल वैल्यू क्या है आपका 330 से 332 के अंदर आपका एक्चुअल वैल्यू आती है। तो फिर उनके बातों को छोड़ दिया गया, जबकि न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन आलोचना के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए उनके थ्योरी को भी लिया गया। फिर लाप्लास नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि वेलोसिटी जो एयर आपका साउंड का होगा वो खाली पी बाई डी नहीं होगा, गामा इंटू पी बाई डी होगा, जहाँ पे गामा क्या होती है सीपी बाई सीवी, ये आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बाई स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर साइंस के आपको तो समझ पाओगे, वरना कोई बात नहीं है। इसके वैल्यू 1.41 आती है। जब इसको हम मल्टीप्लाई किया गया 1.41 से, उसके बाद जब आपका लिया गया पी बाई डी, तो ये सेटिस्फाई कर गया। इससे क्या मिला
कि ये आलोचना के लिए हम खाली छोड़ते हैं। तो जो गलतियां होती है, अगर इतने बड़े बड़े साइंटिस्टों का भी कुछ गलती त्रुटि रह सकती है, तो हम आपका तो रह ही सकती है। तो ताकि उसमें हमें कोई बुरा नहीं लगना चाहिए, हमें आलोचना के लिए हमें रखना चाहिए। फिर आते हैं आपका मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन। डेटा जब इकट्ठा करते हैं उसको हम एक स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं। हम देखते हैं कि डेटा का कोई भी जो, अगर हम कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड ले लिया कि सपोज करो कि हमें किशोर पे आधुनिक जीवन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हमें स्टडी करनी है कि यूनिवर्सिटी में जाने के बाद बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे पास क्या होगा, एक स्टैंडर्ड क्या होगा कि हम खाली उन बच्चों को लेंगे जो यूनिवर्सिटी में गए हैं। उनके नीचे के जो 12 पास की पढ़ाई कर रहे हैं या 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों को नहीं लेंगे। तो इस तरह से हम मतलब आपका सभी चरण में एक प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। ये भी आपका रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक में आती है। रिसर्च के 12 कैरेक्टरिस्टिक है, 12 के में ही आपका ये इसका सब कैरेक्टरिस्टिक है। फिर आपका ऑपरेशनल ऑफ द कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट को लेके आप काम कर रहे हो उसको हमें यह मूल रूप से अवधारणाओं के अर्थ का स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण कर रहा है कि जैसे उसको उत्पत्ति कैसी हुई, कैसे उसको मेजर करेंगे। जैसे अगर टेम्परेचर का मेजर करेंगे तो टेम्परेचर का मेजर करने के लिए पहले कोई स्केल नहीं था, कि बाद में स्केल डेवलप किया गया, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, उसको मेजर करने के लिए। ऐसे प्रेशर को मेजर करने के लिए भी आपको आपका स्केल डेवलप किया गया। फिर आती है कि फिर आता है आपका अवॉइडिंग बायस। अभी आपने बता ही दिया कि पूर्वाग्रह से बचना होता है, क्योंकि जैसे हम योग के हैं तो हमारे पास योग के लिए एक आपका धारणा है ही कि योग से सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन क्या कोई भी क्रिया से हर कुछ ठीक हो सकता है? तो ये हमें अपने पूर्वाग्रह से, हमने आपको बहुत एग्जाम्पल दिया भी था कि जल नीति या सूत्र नीति से हमारे पाचन तंत्र में कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई सोचता है कि असर पड़ता है और पहले से उसने मान लिया है तो क्या है, वो बायसिंग है। तो ऐसे इस तरह से चीजों से हमें बचना चाहिए। फिर होती है रिलायबिलिटी कि आपका जो भी डेटा है उसको विश्वसनीय होना चाहिए और स्थिरता होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। यानी कि अगर आज काम कर रहा है तो कल भी काम करेगा, परसों भी काम करेगा। और फिर आपका हर जगह पे वो वेरीफाई कर सकते हो आप। मतलब अगर आपने आपने बोला कि H2 और O2 मिला से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाने से पानी बनेगा, तो किसी भी जगह पे अगर मिलाओगे तो पानी बनेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से आपका तनाव खत्म होगा, आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगा, तो कहीं भी दुनिया में अगर करोगे तो मिलेगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये कि वेरीफाई कर सकते हो, रिलायबल होती है कि आपका शोध जो है वो रिलायबिलिटी को फॉलो करना चाहिए। ये सेकंड पार्ट होती है। फिर आती है आपका निश्चयात्मकता। बहुत सिंपल से बात है कि डेफिनेशन आपका डेफिनेटनेस होना ही चाहिए कि जो आपका रिजल्ट आती है वो हर जगह पे लागू हो, प्रक्रिया पे भी, परिणाम पे भी लागू होता है। और जैसे हमने बात किया कि भ्रामरी प्राणायाम अगर करते हो तो आपको अनिद्रा की समस्या दूर होती है। यहाँ तक कि भ्रामरी प्राणायाम जो प्राणायाम की तरह नहीं भी कर सकते हैं, ऐसे ही खाली भ्रामरी कर लेते हैं। और मैंने बहुत लोगों से ये फीडबैक पाया कि जैसे वो ऑफिस में है या किसी आपका वर्क प्लेस में है और बहुत अपने आप को थोड़ा सा डल फील कर रहे हैं या थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं, या थोड़ा सा आपका स्ट्रेस, आपका सर पे आपको थोड़ा सा तनाव लग रहा है, या मतलब उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, और अगर उन्होंने थोड़ा सा भ्रामरी कर लिया, थोड़े टाइम 3-4 मिनट कर लिया, तो उनको काफी रिलैक्स मिला। ये आपका क्या है, डेफिनेटली होगा ही होगा। ऐसे अगर आपको कोई अगर आपका मतलब अनुलोम विलोम करता है तो डेफिनेटली ये फायदा होगा ही होगा। अगर कोई आपका कुंजल करता है तो डेफिनेटली उसके अंदर का जो आपका एक्सेस, जो आपका कफ इत्यादि जो है वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, उसका फायदा होगा ही होगा। कोई अगर आपका बस्ती करता है तो उसका बस्ती का ये फायदा हमेशा होगा ही होगा। ये डेफिनेटनेस आपका होता है। ये होता है वैधता। वैधता बहुत इंपॉर्टेंट है। वैधता मतलब वैलिडिटी। आज भी ऐसे जानते हो कि आप कोई भी काम कुछ भी करते हो तो आप इसका वैलिडिटी चाहते हो कि वैलिडिटी हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे नॉर्मल भाषा लेते हैं, इसके तो हम टेक्निकल भाषा बाद में बात करेंगे। एक नॉर्मल लेते हैं, हम बोलते हैं कि जैसे वैक्सीन, तो वैक्सीन कब लगाते हो? बस किसी कंपनी ने बोल दिया कि भाई मैंने वैक्सीन बनाया, आप जाके लगा लोगे? बहुत कम लोग लगाएंगे। कोई कंपनी अगर खाली दावा करती है कि मैंने तो वैक्सीन बना दिया, आप लगा लो,
आप वैक्सीन तब लगाते हो जब हमारे सरकार उसको अप्रूव करती है, WHO बताती है कि आप लगा सकते हो। उसके बाद ऐसे जब इस तरह के आपका जगह से जब आपको क्लियरेंस क्लियरेंस मिलती है, तब किसी कंपनी बोलने न बोलने से भी आप लगा लेते हो कि उन्होंने बोला है। अब जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको कोई बुक की जरूरत है, आपके सहपाठी अगर कोई बुक को रिकमेंड करेंगे, तो आप उसमें जितने आप उन पे विश्वास करोगे, अगर प्रोफेसर टीचर या एक्सपर्ट अगर बोलेंगे, तो आप उस पर ज्यादा विश्वास करोगे। अच्छा, अगर मान लो आपके सहपाठी जितना बोल रहे हैं कि इस बुक से करो, आप जितना बिलीव करोगे, अगर कोई टॉपर बोलता है कि भाई देखो मैंने तो यह ऐसा किया था और वो मान लो कि 98% लेके उसने निकला है, तो उसकी वैधता और ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, उसने ऐसा बोला है तो हम भी ऐसा करेंगे, उसने उस जगह जाकर पढ़ाई किया तो हम भी करेंगे, हम उसने इस तरह के बुक से पढ़ाई किया है, ऐसा ऐसा उससे कुछ लोग पूछते हैं कि कौन कौन से बुक से किए हो। शायद उस समय उसकी बात एक्सपर्ट की बात से भी ज्यादा वैल्यू हो जाती है, या किसी और माध्यम की बात से भी ज्यादा वैल्यू हो जाती है, क्योंकि उसने 98% लाया हुआ है। तो ये क्या होती है, आपका वैधता होती है, मतलब वैलिडिटी होती है। ये इसमें रिलायबिलिटी का भी थोड़ा पार्ट इसमें लगता है। और वैध है, वैधता में खास कर आती है, जैसे मैं बोला कि आपका जो कोविड वैक्सीन है, वैलिडिटी है, घर पे काम करेगा, सरकार ने बोला है। सरकार ने बोला मतलब सरकार के पास एक सिस्टम है जिससे उन्होंने उसको जांच किया है, करके उसको अप्रूव किया है। WHO के पास एक सिस्टम है जिसमें उन्होंने उसको अगर अप्रूव अप्रूव करते हैं, तो हम बहुत ज्यादा मान लेते हैं। जैसे कि अभी अभी इस समय WHO ने बोला है कि आपका जो नया जब बीमारी आ रही है, मंकी पॉक्स वगैरह आ रही है, तो बहुत घातक परिणाम हो सकता है। तो लोग अपने आप में बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, उसमें कॉन्शियस होते जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे आम लोग बोलते तो शायद नहीं होते। तो ये क्या होती है, हमारा विश्वसनीयता होती है। ओके, आप लोगों को क्लियर हो गया। विश्वसनीयता जो होती है कई तरह की होती है। इसका जो वैधता है, एक होती है आपका इंटरनल वैलिडिटी, यानी आंतरिक वैधता। इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? इंटरनल वैलिडिटी में जो वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल एक्चुअली में काम करता है सर। हम अगर मैंने बोला कि दो वेरिएबल, एक वेरिएबल क्या है आपका, एक वेरिएबल मान लो है कि अनिद्रा, और दूसरा क्या है आपका कि किसी अनिद्रा की समस्या, और दूसरा क्या करते हो आप, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम कराते हो। तो अनुलोम विलोम जब जब कराओगे तब तक आपका अनिद्रा में क्या होगा, काम करेगा। ऐसा नहीं कि कभी काम करेगा या कभी काम नहीं करेगा। तो ये उच्च आंतरिक वैधता हो गया, मतलब हायर इंटरनल वैलिडिटी हो गया, कि दो वेरिएबल क्या हो रही है, उसके बाद बीच में एक अच्छा संबंध को स्टैब्लिश कर रही है, रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर रही है। आप अनुलोम विलोम करो, आपको जो है तनाव कम होगा। आप अनुलोम विलोम करो, आपका निद्रा खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। ज्यादा करो और अच्छा होगा। और इतना इतना देर तक करो तो आपको इतनी इतनी फायदा मिलेगा। आपको बुद्धि की जो आपका लेने की तर्क क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप हमारे जो बुद्धि सात्विक होती जाएगी, और हमें सही चीज को हम समझ पाएंगे। अगर हम प्राणायाम कर, सच में प्राणायाम करने से ये चीज बहुत ज्यादा डेवलप होती है। रिसर्च तो बताता ही है, मैंने खुद अपने आप पे देखा है, और बाकी बहुत लोगों पे देखा है कि जैसे जैसे अगर आपने लंबे समय तक अगर एक शोध ये कहता है कि अगर आप 21 डेज लगातार किसी काम को करते हो, फिर आपका ब्रेन ले लेता है, फिर आप उससे मतलब बाहर नहीं निकल पाते। इसीलिए हमारे जो जितने भी ग्रंथों में, मैं तो ये पहले बचपन से मैंने अपने माता जी से सब चीजें देखता था। बाद में जब मैंने स्टडीज में आया तो मैंने देखा कि कितनी ये इसका पीछे विज्ञान है। आप देखोगे हर चीज में एक आपका ऑड नंबर होता है, 11 सोमवार या 11 दिन या 11 व्रत, 11, 21 ऐसे इस तरह की चलती है। तो ये विज्ञान ये कहता है कि अगर आप 21 डेज अगर लगातार अगर प्राणायाम करते जाओगे, तो फिर ब्रेन इसको ले लेता है, फिर आपको प्राणायाम ना करने से आपको मतलब प्रॉब्लम होगा, कि आपको मतलब करने ही करने हैं। इस तरह की चीज होती है। अगर आप आसन कर रहे हो या योग कर रहे हो और 21 दिन लगातार कर लिया, फिर आप उसको छोड़ नहीं पाते हो। कोई भी काम, अगर जिम में जाते हो तो 21 दिन पहले पहले तक थोड़ा सा आपको मतलब बहुत बॉडी मतलब पेन ऑन करेगा, लेकिन 21 डेज कर लोगे, उसके बाद आपको उसके बिना आपको मतलब चैन चैन नहीं मिलेगा। ऐसे नेगेटिव पे भी चीजें होती है। तो नेगेटिव का तो मुझे हमसे अभी हमें कोई चर्चा नहीं करनी है, हमें एग्जांपल नहीं देनी है। कि हमें ये कहता है कि अगर आप कंटिन्यू करोगे, उनके बीच में क्या होती है, एक आंतरिक आपका वैधता होती है। ये दो वेरिएबल के बीच में एक संबंध को स्थापित करता है और स्ट्रॉन्गली स्थापित करता है। ये हम कहते हैं इसको आंतरिक वैधता।
आप लेबोरेटरी में भी अगर किसी चीज को अगर करते हो तो कितनी बार भी जब रिपीट करोगे मिलेगा वही। जैसे अभी बताया आपको कि V इजिकल टू आई आर के बारे में बताया। पोटेंशियल डिफरेंस आप जितना बढ़ाओगे करंट उतने इंक्रीज करेगा। आप जितने बार करके देखोगे आपको यही मिलेगा आपको। ये हो गया आपका आंतरिक वैधता हो गया। सर हाँ जी। सर आंतरिक वैधता फिर बताइए, इंटरनल वैलिडिटी तो मतलब समझे नहीं कैसे। इंटरनल वैलिडिटी यही होती है कि जब मैंने कोई चीजें को हमने बताया कि दो चरों के बीच में संबंध बताया, ये संबंध हमेशा काम करेगा। जैसे अगर मैंने बोला कि मतलब आप सर वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, मतलब एक दूसरे से मुक्त रहेंगे। नहीं मुक्त कैसे रहेंगे? जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, अगर आपने किसी को अनुलोम विलोम प्राणायाम कराया और उसका अनिद्रा की समस्या है, तो आपका जिसको अनिद्रा है वो तो आपका डिपेंडेंट हो गया, और जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया। तो जब भी आप अगर कितने ही बार कोई भी अगर अगर अनुलोम विलोम करता है या भ्रामरी करता है तो उसका अनिद्रा कम हो जाएगी। अनिद्रा की बीमारी आपका जो समस्या है वो कम हो जाएगी, बाद में खत्म हो जाएगी। तो ये हर बार होगा, हर जगह होगा। ये होती है आंतरिक वैलिडिटी। और कभी हुआ कभी नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? आंतरिक वैलिडिटी नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने बोला कि भाई टॉस करो हेड आएगा, और आपने एक बार टॉस किया हेड आ गया, अगले बार टॉस किया हेड नहीं आया, तो ये वैलिडिटी नहीं हुआ। कि आप जो बता रहे हो वो बार बार रिपीट करने का देगा। मतलब हर जगह काम करेगा, हर एक के साथ। ऐसा नहीं कि मेरे साथ काम किया आपके साथ काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। हर जगह पे काम करेगा। जो भी करेगा, जो भी आप अनुलोम विलोम करेगा उसके साथ ये काम करेगा कि ये आपका उसके जो समस्याएं हैं, जो जो रिकमेंडेड है कि अनिद्रा का समस्या कम हो जाना, तनाव कम हो जाना, ये सब चीजें कम होंगे, चाहे कोई भी करे, हर एक के साथ होगा। तो ये आपका क्या हुआ? आंतरिक आपका वैधता हो गया। उनके साथ आपका वेरिएबल के साथ आपका संबंध हो गया। फिर होती है आपका बाह्य एक्सटर्नल वैलिडिटी। क्लियर हो गया भैया? आप कौन बता बात कौन बोल रहे थे? यस सर, हो गया सर। बाह्य में क्या होती है कि जब आप कोई एक टेस्ट करते हो ना, तो सब पे तो नहीं कर पाते हो, लेकिन वो सब पे काम करता है। जैसे मान लो कोविड वैक्सीन है, तो कोविड वैक्सीन क्या, जब हम टेस्ट कर रहे थे तो सर ऑडियो ऑफ हो गया है। तो यस सर, आवाज नहीं आ रही है। शायद कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गई है, बस 2 मिनट इंतजार करते हैं। आवाज आ रही है मेरे? हाँ, अब आवाज आ रही है आपका, लेकिन पीडीएफ शेयर नहीं हो रहा है।
अभी हो रहा है? जी जी सर। तो बाह्य वैसे हम बता रहे थे कि जैसे कोविड वैक्सीन हमने कुछ लोगों पे हमने टेस्ट किया 1 लाख 2 लाख के आधार पे, लेकिन हमने बता दिया कि ये सब में काम करेगा और सब लोगों पे काम कर रहा है जब हम वैक्सीन लगा रहे हैं। ये क्या हुआ आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी हो गई कि हमने सब में तो हमने उसको एक्सपेरिमेंट हमने नहीं किया हमने, लेकिन सबके लिए जनरलाइज कर दिया कि वो सब में काम करेगा। तो ये क्या हो गई एक्सटर्नल वैलिडिटी हो गई। एक्सटर्नल वैलिडिटी के कुछ एग्जांपल कोई बताएंगे? और कोई एग्जांपल एक्सटर्नल वैलिडिटी का कुछ एग्जांपल बताएं। जैसे कि हम अगर कोई हाँ जी, बताएं बताएं। जैसे कि अगर हम कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड निकालते हैं फर्टिलाइजर, हाँ जी, तो थोड़े ही धान पे वो चेक करेंगे, पूरे सबके फार्म्स पे जाके नहीं चेक करेंगे। बहुत ही अच्छा। सबको क्लियर हो गया? सर ये तो हम सभी रिसर्च में जैसे सैंपल लेके टेस्ट करते हैं और उसको फिर पूरी पॉपुलेशन पे मतलब हम उसको वैलिडिटी हाँ, मतलब इसका नाम दिया जाता है। अगर ये वैलिड होता है तो इसको एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, वरना नहीं बोलेंगे नहीं होती है। किसी को डाउट तो नहीं है? सर कुकर में चावल जैसे क्या सर? कुकर में चावल? जब हम कुकर में चावल पकाते हैं ना, तो थोड़े से चावल देखकर हम समझ लेते हैं ओके है क्या नहीं, इस तरीके से। हाँ, लेकिन कुकर में चावल का हम एक्सटर्नल वैलिडिटी में हम ज्यादा जोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि कुकर के हम हर चावल को ही पकाते हैं। ऐसा कोई चावल नहीं होता जिसको हम बॉयल करना छोड़ देंगे। लेकिन इसमें क्या है कि हम हर हर जगह पे सैम्पलिंग में हम टेस्ट नहीं करते, लेकिन तब भी वो काम करता है। तो थोड़ी सी अलग हो गई, लेकिन आपने अच्छा कोशिश किया, वेरी गुड। जितने भी मेडिसिन मार्केट में आती है ना, जितने दवाइयाँ आती है, इस सब आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी का एग्जाम्पल है। जितनी मेडिसिन आती है, सारे मेडिसिन आपका कुछ ही लोगों पे ट्राई की जाती है। जितने भी एलोपैथिक दवाइयाँ होती है, आपका बाकी दवाइयाँ भी कुछ ही लोगों पे ट्राई की जाती है, कुछ ही जानवर पे, कुछ लोगों पे, और उसके बाद उसको मान लेते हैं कि वो सबके लिए काम करेगा। इसलिए मेडिसिन का भी एक लिमिटेशन होता है। ये कहा जाता है कि ये इतने परसेंट आपका सक्सेस है। जैसे आपका कोई बोलते हैं किसी का 95%, किसी का 92% ऐसे बोलते हैं। और जिसपे सक्सेस नहीं होगा उनके लिए उस सॉल्ट का, जिससे बना हुआ मेडिसिन, उसका एंटीडोट्स भी होता है। और जो डॉक्टर्स होते हैं उनको दोनों चीज पता होता है कि इस मेडिसिन का में क्या क्या सॉल्ट अप्लाई किया हुआ है। इन केस अगर किसी को अगर सूट नहीं करता है तो उसका एंटीडोट क्या होगा। तो ये आपका क्या हो, ये इसका एक्सटर्नल वैलिडिटी का एग्जांपल्स है। सर एक्सटर्नल और आंतरिक वैधता में थोड़ा डिफरेंस बताइएगा सर। जिनको आ रहा है उनको बताएं, किनको आ रहा है दोनों का अंतर। सर आई थिंक इंटरनल में 100% श्योर होता है कि वो सब पे वैलिड होगा, और जो एक्सटर्नल है वो डिपेंड करता है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इंटरनल ये कहता है कि जो दो वेरिएबल के बीच में जो हम संबंध बता रहे हैं वो हर जगह काम करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर अनुलोम विलोम करोगे तो हर कोई भी अनुलोम विलोम करेगा, उसको फायदा हमेशा जरूर होगा। और जो ये दो वेरिएबल को बहुत स्ट्रांगली जोड़ता है। और एक्सटर्नल में क्या होती है कि हम पूरे सबके साथ सैंपलिंग नहीं करते। जैसे हमने अनुलोम विलोम बोल रहे हो तो मैं सबके साथ कर रहा हूँ, जितने लोग हैं सबके साथ हमें एक ग्रुप में बैठा हूँ और इसमें 1 लाख लोगों को मैं अनुलोम विलोम करा रहा हूँ। 1 लाख लोगों को ही फायदा करेगा अगर सही तरह से करेंगे। तो अगर ये वहां तक उनको अगर काम कर रहा है तो बोलेंगे वो क्या है, आपका इंटरनल वैलिडिटी है। वो डेटा का दो जो वेरिएबल है वो आपस में संबंध हो रहा है कि अगर आप अनुलोम विलोम करोगे तो आपका जो है तनाव कम होगा या अनिद्रा की समस्या कम होगी। एक्सटर्नल में क्या होती है, हम सब पूरे सैंपल में, मैं 1 लाख में, अगर 1 लाख पॉपुलेशन है तो हम 1 लाख में मैं काम नहीं करता। मैं 1,000, 1,500, 2,000 में काम कर रहा हूँ। और डेटा का सिलेक्शन मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि इतने लोगों पे अगर ये सक्सेस है तो बाकियों पर भी सक्सेस होगा, ये होती है। और अगर वो सक्सेस हो जाए तो बोलते हैं वो कि वो एक्सटर्नली वैलिड है। अगर नहीं होता है तो बोलेंगे वैलिड नहीं है। जैसे वैक्सीन एक आपका, एग्जांपल बोलो। जैसे वैक्सीन अगर मान लिए बहुत से वैक्सीन ऐसे भी निकली है जो वाकई में हर जगह काम नहीं किया। जैसे कुछ टाइम दिन पहले ही ऐसा आपका
मान लो कि हमने एक ऐसा कोई दवाई निकाल दिया कि जिससे लेने पे मान लो कि पहले जो बीमारियां नहीं होती थी, क्या नाम होती थी, जैसे काली 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 कुछ होती थी, मतलब आपका काली खांसी, पता नहीं क्या ऐसा कुछ नाम था, कि वो नहीं होगा। तो अगर ऐसा कहीं निकलती है कि वो वैक्सीन लेने के बाद भी हो गया, वो बीमारी हो गई, तो क्या हुआ, वो एक्सटर्नल वैलिडिटी वो वायलेट कर गया। अगर किसी को वैक्सीन लेने के बाद भी अगर वो बीमारी अगर होती है जिसको वैक्सीन लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वो उस जगह पे एक्सटर्नल वैलिडिटी वहां पे वायलेशन हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई मान लो कि मेडिसिन लिया है, तब भी उसको जो मतलब मान लो कि स्पेसिफिक किसी बीमारी है या कोई स्पेसिफिक आपका जो है कोई जो आपका वैक्सीनेशन है, जैसे पोलियो है, अगर पोलियो का टीका लगाने के बाद पोलियो नहीं होती है, लेकिन अगर कहीं अगर ऐसा केस मिलता है कि पोलियो का टीका लगाने के बाद भी पोलियो हुआ, तो वो एक्सटर्नल वैलिडिटी वहां पे क्या हुआ, उसका वायलेशन हो गया। इसलिए बोलते हैं कि जितनी दवाइयां होती है उसकी कुछ सीमाएं होती है कि 100% नहीं, हमारा 95% सही है, मतलब 100 में से 5 लोगों पे अलग असर भी आ सकता है, लेकिन 95% लोगों में वो ठीक करता है, इस तरह से बोलते हैं वो। होप कि सब क्लियर हो गया सबको? ओके सर, थैंक यू। यस सर। क्लियर हो गया? सर वैक्सीन में तो पूरे टाइम बोला था ना उन्हें, ये 90% है, इसकी 75% ऐसे करेक्शन करते गए थे अपन एक्चुअली कोविड के वैक्सीन में भी, कोविड के वैक्सीन तो अभी आपका कि हमें कोवैक्सीन इतना काम करेगा, ये इतना करेगा, उसमें हमेशा बोला गया ना कि ये इससे इम्प्रूव हो गया है। हाँ, मतलब 100% नहीं इवन बोला। सर, यस सर, इवन सर मीजल्स में ऐसा हो जाता है, हाँ जी, वैक्सीन के बाद आ जाते हैं। हाँ जी, तो वो कई जगह ऐसी आती है, इसलिए हम वैलिडिटी को उसको हम मतलब वो करते हैं। अभी तो खाली हमें जितना हमें यहाँ पे सिलेबस में बहुत कम है, इसके बहुत ज्यादा मतलब बेस पार्ट है, इसलिए मैं बोल रहा था ना कि ये तो आपका सेक्शन ही ऐसी है कि अकेला आपको जब आप पीएचडी के लिए जाते हो तो पहले 4 से 6 महीने आप इसको पूरा और विस्तार से पढ़ते हो, तो हम खाली उतना पढ़ रहे हैं जितना हमारे मतलब सिलेबस में है। अगर हम जाएंगे तो एक एक टॉपिक पे आपकी इतनी लंबी लंबी बातें, इसमें इतना डिटेलिंग है कि बहुत से क्लास एक एक खाली आर्टिकल पे लग जाएगा। तो मैं तो काफी एकदम शॉर्ट कर रहा हूँ करके, जितना आपको सिलेबस में खाली उतना बता रहा हूँ। इसमें तो बहुत सारा एक्स्ट्रा, बहुत मैथमेटिकल बात भी आती है, काफी चीजें आती है इसमें, सांख्यिकी तो बहुत चीजें आती है अगर हम बहुत डिटेल में जब जाएंगे तो। फिर आपका आता है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी बहुत ही, ये इसमें दो ऑपोजिट बात आती है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा सबसे वीकेस्ट है, मतलब सबसे कमजोर वैलिडिटी होती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। फेस वैलिडिटी ऐसा होता है कि आप अगर इनके बातों को पढ़ोगे तो शायद आपको, इसलिए बुक में बताता ना, आप जो बुक अगर नोट्स बताते हो, इनके शब्द इस तरह से होते हैं कि अगर आप एग्जाम्पल से अगर आपको कोई समझा दे तो आपको अच्छे से समझ आ जाता है, वरना आपको जो टेक्निकल वर्ड होती है वो आपको समझने में थोड़ा समय लगता है। फेस वैलिडिटी क्या होती है कि किसी के, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, हम ये कहते हैं कि जो योग करते हैं, जो हठ योग करते हैं, उनके चेहरे में एक आश्चर्यजनक का तेज होता है। तो ये जो आप चेहरे का तेज देख करके कह सकते हो कि हाँ ये जरूर से कुछ आपका कुछ अलग बात है, वो कुछ योग करते हैं, इतना तेज कैसे है, इतना तेज है। आप देखते हो कि जैसे हमारे योगी जी के जो आपका जो मुख्यमंत्री, उनका चेहरे में कितना तेज है, हठ योगी है वो, कितने तेज है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं फेस वैलिडिटी कहते हैं कि, लेकिन सबसे ये वीक, इसको वीकेस्ट के रूप में जाते, ये आपका जो वैलिडिटी बहुत स्ट्रांग नहीं होता, इसके बहुत से मतलब व्यतिक्रम में मिलता है। ऐसे आपने आप सब योग के मतलब ये छात्र हो, आप तो पढ़े भी होंगे, बपू कृषत्तम बदने प्रसन्नता, ऐसा श्लोक पढ़ा है ना हठ योग प्रतिविका में, कि आपका हठ योग के लक्षण क्या क्या है। जी सर, हठ सिद्धि के लक्षण में। हाँ, ये आपका फेस वैलिडिटी में आती है। या अगर आप सीधा सिद्धांत पद्धति में पढ़ते हो तो उसमें बताते हैं कि अवधूत योगी के लक्षण क्या है। आपने पढ़ा है सिद्ध सिद्धांत पद्धति? सिद्ध सिद्धांत पद्धति का जो आपका जो 6th चैप्टर है उसमें अवधूत योगी के लक्षण है। उसमें बहुत से लक्षण बताए गए कि उनको आप कैसे देख सकते हो कि नयन आपका, इसमें हठयोग प्रतिबिंब में बताया गया कि आपका नयन कैसा होगा, कितना आपका एकदम आपका चेहरा कैसा होगा। तो किसी चीज को देख करके जो हम तुरंत जो हम जो उसका वैधता जो होती है उसका फेस से हमें पता चलती है, उससे हम कहते हैं
फेस वैलिडिटी। जैसे मान लीजिए कि ऐसे इसका उपयोग वीक होता है, ये बहुत स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन इसका उपयोग बहुत जगह होती है। जैसे अगर आप किसी योगा टीचर को बुलाना चाहते हो या हेल्थ एक्सपर्ट को बुलाना चाहते हो कि आपको इश्यूज है, किसी को मोटापा है, किसी को कोई बीमारी है, ऐसा कुछ है, और जो सिखाने आ रहा है उसका ही अगर फिटनेस सही ना हो, मतलब उसका ही अगर मान लीजिए कि वो उसका खुद का बॉडी अगर मतलब अप्रोप्रिएट ना हो, तो आप मन में आएगा अरे यार इनको खुद का तो बॉडी ठीक नहीं है तो मेरा कैसे ठीक करेंगे। तो क्या हुआ, ये अपने फेस वैलिडिटी का आपने उसको शायद आपने हायर नहीं किया, तो क्या किया आपने, फेस वैलिडिटी मैच नहीं किया कि ये इनका खुद का ही तो आपका बॉडी सही नहीं है, इतने इनका खुद में इतना मोटापा है, खुद में आपका सफर कर रहे हैं, तो अगर वो खुद का सही नहीं कर पा रहे तो हमें कैसे करेंगे। तो ये क्या हुआ आपका, जबकि वीकेस्ट क्यों होता है, ये भी हो सकता है कि वो इंसान किसी वजह से खुद के उनका हेल्थ सही नहीं है, लेकिन आपके हेल्थ को सही करने का बहुत टेक्निक जानता है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। जैसे ये हम तुरंत इसको एज्यूम कर लेते हैं। अब ये बात है कि हर जगह हम लागू कर सकते हैं, अगर लागू करेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। कैसे, अगर आप एक यही यही अगर पैरामीटर लेके चलोगे कि जो हमारे, हाँ, जिस समस्या को कोई एक्सपर्ट अगर हमें अगर हेल्प करता है सही करने के लिए, तो उस समस्या से वो खुद ग्रसित नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे पैरामीटर बनाते हो तो आप बहुत जगह फंस जाओगे। अगर आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, तो अगर वो उन डॉक्टर के पास अगर खुद का अगर चश्मा लगा है, तो आप अगर ये सोचोगे ये अपने आंख को तो ठीक नहीं कर पाए, उनके चश्मा लगा हुआ है तो मेरे कैसे करेंगे, तो क्या हुआ, संभव हो पाएगा नहीं। उनको भी हो सकता है, लेकिन उनके पास ये क्षमता है कि आपके बीमारी को ठीक कर सके। क्या किसी जो आपका जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं तो उनको क्या हार्ट की दिक्कत नहीं हो सकती है ना। तो ये आपका बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, वीकेस्ट होता है, लेकिन आपका ये बहुत बहुत जगह काम करता है। साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा काम करता है। आप किसी को देख के कह सकते हैं कि उदास है, या वो बहुत प्रसन्न है, खुश है, दुखी है, डिप्रेस्ड है, या ये सब क्या होती है, हम कैसे करते हैं, फेस देख के, यानी उसका ऊपर की आपका कंटेंट और उसके ऊपर जो उसका जो आकृति देख के हम कह सकते हैं कि ये वैध है कि नहीं है। हालांकि ये सबसे वीकेस्ट होता है। व्यक्तित्व को लक्षण मतलब पर्सनालिटी को जो आप मेजर करते हैं, इसमें हम बहुत सारे क्या करते हैं, बस हम उनके कुछ क्वेश्चनर करते हैं, और एक क्वेश्चनर से हम नापते हैं कि उनका जो है पर्सनालिटी कैसी है। ये भी एक फेस वैलिडिटी का लक्षण आपका एग्जांपल है, लेकिन स्ट्रांग नहीं होता है। जरूरी नहीं होता कि हर जगह काम करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि चुपचाप बैठे रहते हैं, जैसे कुछ जानते ही नहीं है, उनका मतलब एकदम शांत, लेकिन उनके अंदर इतनी ज्यादा ज्ञान होती है, इतनी ज्ञान होती है, उनसे बात करो पता चलेगा बाप रे कितनी ज्यादा भयंकर नॉलेजेबल इंसान होते हैं, लेकिन एकदम चुपचाप रहते हैं, देखने में लगता है कि कुछ जानते नहीं है कुछ। वहां पे काम नहीं करता, इसलिए कहते हैं इसका वीकेस्ट होता है, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जब आप देखते हो कि नॉर्मली रास्ते में भी आप देखते हो कि नॉर्मली लोगों के चेहरे पे उस तरह के भाव आ जाता है जिस तरह का उसका व्यक्तित्व होता है, अगर वो चेंज नहीं करता है, मतलब वो अगर फोर्सफुली अगर चेंज नहीं करता है, तो आप उसको देख के समझते हो कि ये इनके साथ बैठना चाहिए, इनके साथ जाना चाहिए, एक आइडिया लग जाता है। तो सब क्या आपका फेस वैलिडिटी होती है। फिर होती है आपको कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट में क्या होती है कि जिस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हो उसका कंटेंट एक है कि नहीं है। अब जैसे मान लो कि सपोज करो कि हमें किसी का टेस्ट लेनी है, और टेस्ट लेनी है मुझे इसको उनका अलजेब्रा का टेस्ट लेनी है, और अलजेब्रा का 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में से इसके पेपर में कम से कम आपका हर चैप्टर के 1-2 क्वेश्चन आना है। किसी ने आपका पेपर सेट करके दे दिया आपको। अब आप किसी एक्सपर्ट से ये पूछोगे कि देखिए इसके जो पेपर बनाया गया है क्या ये पूरे सिलेबस में से बनाया गया है, कंटेंट वैलिडिटी हो गया। अगर पता चला कि 1-2 चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बाकी में से क्वेश्चन नहीं है, तो उसमें कंटेंट क्या सही नहीं है, तो फिर आप उस पेपर को नहीं लोगे। किसी भी एग्जाम के बॉडी जो पेपर आपका बनवाती है, तो उसके बाद चेक होती है, ये कंटेंट वैलिडिटी होती है कि क्या ये अगर 10th का 12th का जब भी पेपर बनता है, पेपर बहुत पहले बन जाता है, फिर एक पैनल होता है, एक आपको पूरा एक टीम होता है
उसका जिम्मेदारी ये होता है कि चेक करते हैं कि क्या इस लेवल के बच्चे के लिए सही है पेपर। अगर वो सब कुछ ओके करते हैं तब जाकर पेपर आगे बढ़ता है। ठीक है, हो जी आपका कंटेंट वैलिडिटी। फिर आता है आपको क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन में क्या होती है, कोई भी काम करते हैं उसके पहले से एक मापदंड निश्चित होता है कि इतना होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आरईटी का एग्जाम दे रहा है कोई, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का कोई देगा मान लो, तो उसमें एक आपका क्राइटेरिया है कि मिनिमम मान लो 35% आपको लाना ही लाना है। तो जिनका नंबर 35% से ज्यादा होगा उनको फर्दर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जिनका उससे कम होगा उनका इंटरव्यू के लिए कोई कॉल लेटर नहीं जाएगा। तो क्या हो गया आपका, ये क्राइटेरियन वैलिडिटी हो गया। उसी तरह से जब आप जेई आईआईटी के लिए जाते हो, आपको कहा जाता है अगर कोई मतलब पैरामीटर सेट कर दे कि 12th में आपका इतना परसेंट होना ही चाहिए। जैसे आपको पीएचडी करने जाओगे तो बोलते हैं कि आपका जो 55% होना ही चाहिए आपका पीजी में, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो क्या हुआ, आपका एक क्राइटेरिया हो गया कि इससे कम आएगा तो आपको नहीं मिलेगा। फिर आता है आपका भविष्य, अपना भविष्य सूचक वैधता, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। आप जिसके बारे में भविष्यवाणी कर रहे हो वो कितना, जैसे हम बोलते हैं कि इस समय आपका बारिश हो सकता है, जो आपका जो मौसम जो आपका भविष्यवाणी करता है, तो जब तक उनके पास सही सैटेलाइट नहीं था तो उनकी भविष्यवाणी अक्सर गलत गलत होती थी पहले। लेकिन अब रडार आ गया, सैटेलाइट आ गया, बहुत से टेक्नोलॉजी आ गया, तो जो बताते हैं कि इस तरह से आपका तूफान आ सकता है, ऐसे बारिश हो सकती है, तो वो सही निकलता है, भविष्यवाणी करते हैं। तो क्या हुआ कि उनके जो भविष्यवाणी करने के जो आपका जो वैलिडिटी है कि जो बताते हैं वो सही होता है कि नहीं होता है। अगर ये हम कहते हैं इसको कि क्राइटेरिया आपका वो भविष्यवाणी यानी प्रेडिक्टिव आपका वैलिडिटी। जैसे डब्ल्यूएचओ बोल रहा है कि आपका 2030 तक इंडिया में कैंसर के जो पेशेंट होंगे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर प्रिकॉशन नहीं लिया गया। तो अगर उस समय सही में बढ़ता है तो क्या हुआ, भविष्यवाणी कर दिया और जो किया वो सही किया, तो क्या हुआ, ये आपका प्रेडिक्टिव वैलिडिटी हो गया। उसी तरह से जब आपका कोई इलेक्शन के पहले जब आपका जो सर्वे करके जो बता देते हैं कि इस पार्टी को इतने सीट मतलब मिलने वाली है, मिल सकता है, और 5% आगे पीछे हो सकता है, अगर वो आ जाता है चुनाव के बाद भी, तो क्या हुआ, वो आपका प्रेडिक्टिव वैलिडिटी हो गया, वरना नहीं हुआ। जैसे कि अगर उन्होंने प्रेडिक्शन किया कि 300 से ज्यादा सीट आएंगे, और अगर 200 से भी कम आ गया, तो क्या हुआ, उनका वैलिडिटी आपका इनवैलिड, इनका जो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है वो सही नहीं हुआ। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि 300 से 310 के आसपास, 315 के आसपास आएगा सीट, और उसी पार्टी का सीट अगर मान लो कि 310, 305, 308 आ गया, तो आप बोलोगे कि सही किए थे। सबको क्लियर हो गया ना? डाउट तो नहीं है किसी को? जी बिल्कुल। फिर आपका आती है कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी को, इसको समवर्ती वैधता कहते हैं हिंदी में। कंकरेंट वैलिडिटी को एक्सप्लेन करेंगे अगर कोई करना चाहे तो? कोई फैमिलियर है इससे? कंकरेंट वैलिडिटी क्या होती है? ओके, अगर दो घटना घट रही है तो दोनों अलग, कंकरेंट मतलब क्या होती है, समान, मतलब एक समान तरीके से, तो दोनों अगर अलग अलग विधियों से हो रही है लेकिन दोनों का परिणाम सेम होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग कंकरेंट वैलिडिटी। दो एक ही घटना हमें करनी है लेकिन दो अलग अलग मेथड से हम कर रहे हैं, अब दोनों का रिजल्ट हमारा सेम ही आ रही है, तो ऐसे जो वैलिडिटी होती है उसे हम कहते हैं कंकरेंट वैलिडिटी। कोई एग्जांपल, ये मैंने आपको समझा दिया, कोई एग्जांपल आप बता सकते हो? बहुत अच्छे एग्जांपल है इसका, मैं बताऊंगा तो आपको वो एग्जांपल सुनने में इतना अच्छा लगेगा ना, मतलब आपको जोड़ देगा पूरा। लेकिन कोई अगर बोलना जी चाहे तो सर। जी सर, जैसे सर हम पूरक चिकित्सा विधि में अनेक विधियां अपनाते हैं, हमारा जी लक्ष्य एक ही होता है कि समग्र स्वास्थ्य प्राप्त करना। जी और हमने सूर्य चिकित्सा ली या चुंबकीय चिकित्सा ली, जी दोनों अलग अलग चिकित्साओं के द्वारा किसी का इलाज किया, लेकिन हमारा जो परिणाम है वो एक ही आएगा कि हमें पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। नागेश जी, आपने ये ले बहुत सकते अच्छा हैं सर समझाया, ऐसे। बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू सो मच, रियली बहुत अच्छा समझाया, और बहुत सिंपल से समझाया, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही। कोई ऐसा है जिनको ये समझ नहीं आया हो या कोई डाउट हो? सर
हाँ जी बताएं, आप बताना चाहते हैं? मैं बोल सर? हाँ बताएं। हाँ सर, इन्होंने पूर्ण समग्र स्वास्थ्य ले लिया था, तो फिर और भी अन्य उसमें से ले सकते हैं, जैसे उसने सूर्य चिकित्सा, पृथ्वी चिकित्सा, ऐसे कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे एक सर मेरा एग्जांपल है कि शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम, इन दोनों से ठंडी मतलब ठंड मिलता है। समझ, किसी में गर्मी होगी और उसका पित्त बड़ा हो, तो उसके लिए, उसका पित्त को शमन करने के लिए हम शीतली और शीतकारी दे सकते हैं, एक ही काम करते हैं। हाँ जी, अगर खाली उनका पित्त का असर पे खाली काम करना है, खाली मुझे खाली इतना ही खाली टारगेट हो तो हम कर सकते हैं। लेकिन शीतली शीतकारी के बाकी जो, अगर आप इसका एनाटॉमी में जाओगे तो दोनों का क्रियाविधि का थोड़ा सर, उसकी क्रियाविधि अलग है, और लेकिन लाभ तो क्रियाविधि एक है अलग है। सर। हाँ, लेकिन आपका क्रियाविधि अलग है, लेकिन हाँ बताएं। जी सर। क्रियाविधि अलग है, कुछ काम समान होती है, कुछ काम अलग भी होती है। अगर आप शीतली और शीतकारी का आप देखोगे तो कुछ तो पैरेलल है, कुछ तो आपका सेम रिजल्ट होती है, और कुछ में क्या होती है, अगर आप जैसे आप एक में आपको ये मिलेगा कि कामदेव के तरह सुंदर, आपका सुंदर हो जाओगे, ये सारे चीज मिलती है, लेकिन दूसरे में नहीं मिलती है। कुछ जगह पे आपको अलग भी मिलती है और कुछ चीजें पैरेलल मिलती है। तो जहां तक जो जो चीजें पैरेलल मिलती है, अगर खाली वो इंटरेस्ट हो तब तो ठीक है, लेकिन सारे चीजें एकदम मतलब इक्वल होगा, ये थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन जहां तक पैरेलल चीजें है, अगर मुझे खाली चाहिए कि बाकी चीजों पे हमें हमें मतलब फोकस नहीं करनी है, हमें खाली फोकस करने के, हमें मुझे खाली गर्मी से खाली राहत मिले, तब तो वहां तक तो आपको कॉन्फिडेंट है। लेकिन बाकी जगह पे जहाँ पे अलग अलग परिणाम देते हैं, क्योंकि अगर एग्जैक्टली होता तो दोनों के, तो दोनों में थोड़ा सा आपका अंतर है, आप पढ़ोगे इसको देखोगे, लेकिन सिमिलरिटी काफी चीजें है, तो उस जगह जहां तक सिमिलरिटी है वहां पे आपको वो कॉन्करेंट है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल देता हूँ जिसका आपको, आप लोगों का प्राउड से बहुत ज्यादा सर, हमारे देश पे। हाँ बताएं। जैसे कि अभी इन्होंने शीतकारी शीतली एग्जाम्पल बताया है, हाँ जी। तो उसमें से अभी कुछ सिमिलैरिटी है कि दोनों से शरीर में ठंडक निर्माण होती है, लेकिन अगर आपको जैसे डिफरेंस की बात करें तो उसमें एक डिफरेंस ये है कि जैसे शीतली में विष बाधा नहीं होती है। शीतली करने से कोई आदमी अगर शीतली करता रहता है बहुत टाइम से, तो उसको स्नेक बाइट है या स्कॉर्पियन बाइट है, वो चीजें इफेक्ट नहीं करती। तो मैंने भी बोला ना हाँ, आपको तो ना ये कुछ कि, हाँ मैंने बोला बोला ना कि कुछ जगह पे आपका अनइक्वल है, कुछ जगह पे आपका सिमिलर है, बता दिया ना। क्योंकि मैं डिटेल में जाऊंगा तो मेरा उसी में चला जाएगा सारा चीजें, मैंने इसका मतलब डिटेल में नहीं गया। मैंने बोला कि अगर इन दोनों में जो ठंडक पहुंचाना है, खाली ठंडक ही खाली पहुंचाना है, इतना तो कंकरेंट है। लेकिन जिस जगह पे अलग रिजल्ट देता है, दोनों में जो विविधता है वहां पे आपको कंकरेंट नहीं है, बता ये मैंने एक लाइन में बता दिया। क्योंकि मैं व्याख्या करने जाऊंगा तो प्राणायाम की व्याख्या इतनी लंबी है कि मेरा पूरा 1-1.5 घंटे क्लास उसी में चली जाएगी। इसके जो एनाटॉमी है ना, एनाटॉमी इसका बहुत डिटेल है, शीतली प्राणायाम और शीतली प्राणायाम जो एनाटॉमी के साथ हमारे बॉडी पे कैसे काम करता है। यहाँ तक कि आप जब प्राणायाम करते हो तो कुंभक लगाते हो, तो कुंभक का क्या रोल होता है, ये सब चीजें बहुत डिटेलिंग है। खाली इतना बताया कि भैया ने जो बताया था, दोनों में जो सिमिलर, ये सेम रिजल्ट, सेम परिणाम जो जो मिलती है उसके लिए कंकरेंट है, और जो अलग अलग फंक्शन है उसके लिए कंकरेंट नहीं है। थैंक यू मैम, आपने भी बहुत अच्छा नोटिस किया, मतलब उसका हाईलाइट किया, वेरी गुड। अब मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपका, हमारे देश पे, हमारे सिस्टम पे, हमारे साइंटिस्टों पे बहुत ज्यादा प्राउड होंगे। देखो, हमने जो मंगलयान भेजा था ना, इसमें टारगेट क्या था कि उस यान को अपने जगह पे पहुंचाना। उसी काम के लिए जो नासा या दूसरी एजेंसीज काम करती है, तो क्या करते हैं, फ्यूल को भरते हैं और ऐसे लेके जाते हैं और कंटिन्यू फ्यूल खर्च करते हैं, करके उस जगह पहुंचाते हैं जहां उनको पहुंचाना होता है। इससे क्या होती है, उनके फ्यूल बहुत ज्यादा लगते हैं, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली उनको चलना पड़ता है। और हमारे चीजों के साथ ऐसा कुछ कंडीशन था कि वो चीज हमारे पास था नहीं, और हमारा बजट भी बहुत कम होता है इसरो का, दुनिया में शायद सबसे कम बजट वाला ऐसा कुछ था, लेकिन बहुत कम होता है बजट। अब इसमें आप देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आपके पास, आपके घर में पता है कि आपको, आपके घर में गैस कम है और आपको ज्यादा मतलब पूरी तलनी है, तो क्या करोगे, एक बार आप उसका ऑयल को गर्म कर दोगे, फिर गैस बंद कर दोगे, जो गर्म हुआ जो ऑयल है उसमें आप पूरी अब तक छोड़ दोगे, आधा वो पक जाएगा, फिर आप गैस ऑन कर दो,
फिर जैसे तेल गर्म हो जाता है फिर बंद कर दो तो वो पूरी पक जाएगा, मतलब पूरी आपका आपका तल जाएगा पूरा। लेकिन गैस के खर्चे कम होंगे क्योंकि आपने एक बार तेल को गर्म किया, गर्म करके गैस बंद कर दिया। यही कुछ सिमिलर कंसेप्ट बनाया गया कि एक बार जब आपको जो जिससे आपका उसको भेजा गया था उसके फ्यूल को एक बार एक्टिवेट किया गया तो उसने एक थ्रस्ट पैदा किया और वो आपका जो जिसको पहुंचाना था वो रोटेशन करने लग गया, और जैसे रोटेशन करने लग गया इंजन को बंद कर दिया गया। तो क्या हुआ, वो जो उनको जो थ्रस्ट मिली थी उससे वो कुछ डिस्टेंस उन्होंने कवर कर लिया। उसके बाद जब उनका वो खत्म हो गया फिर से इंजन चालू किया गया और फिर से थ्रस्ट पैदा किया, फिर वो आगे गया और फिर वो रोटेशन आपका घूमता गया से। तो घूमते 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 क्या हुआ, हम कंटिन्यू थ्रस्ट हम पैदा नहीं कर रहे हैं, हम रह के कर रहे हैं। तो क्या हुआ, हमारे खर्चे बहुत कम हो गए, थोड़ा समय ज्यादा लगा क्योंकि वो डायरेक्टली आपका एकदम जा रहा था अपने टारगेट पे। हम ऐसे घूम घूम के मतलब आपका फ्यूल को आपका बीच बीच में बंद करते हुए हम जा रहे थे। अल्टीमेटली क्या हुआ, हम उसी जगह पहुंचे जहां हमें पहुंचना था। कॉन्फिडेंट हो ना दोनों, लेकिन हमारे खर्चे बहुत कम आए और हम आप जानती हो उसके बाद कितनी ज्यादा सफल हुई थी वो। तो ये क्या एग्जाम्पल है कंकरेंट वैलिडिटी का। क्लियर हो गया सबको? फिर आपका आता है ऐसे, फिर आता है आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की चीजों पे आप कंस्ट्रक्ट करते हो। हम जो संकेत होती है जिसका हम मेजर करते हैं दूसरे तरफ से, दूसरे अभिसारित आपका इसमें तरह से। इसमें भी आपका आता है कि अगर एक ही काम करने का मल्टीपल अगर तरीके होते हैं, जैसे मान लीजिए कि उच्च शिक्षा का स्तर और आय का स्तर, हम क्या समझते हैं कि अगर ज्यादा शिक्षा होगा तो क्या होगा, लोग अर्निंग भी ज्यादा करेंगे। तो इस तरह से आपका जो कॉन्सेप्ट हम वैलिडिटी कर रहे हैं कि कितना वैलिड है, ये हमेशा वैलिड नहीं होता, कभी कभी हो रहा है। ये हमने देखा है इतना। ये आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक था, ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका इसको हम बात कर चुके थे सारे, डेवलपमेंट रिसर्च है, बेसिक रिसर्च हमारा हो चुका था पूरा। इसमें कुछ चीजें छुट्टी हो तो मैं देख लेता हूँ। सर ये पोस्ट डायरेक्टिव वैलिडिटी बता दिए क्या? क्या पोस्ट डायरेक्टिव वैलिडिटी, अभी जैसे जैसे कॉन्करेंट आपका, वैलिडिटी। हाँ ये सब हो चुका है, कंप्लीट तो हो चुका है सारा। आप रिकॉर्डिंग देखना, आपको दोबारा मिल जाएगा। कॉन्करेंट के नीचे था सर, वो करा चुके हैं पहले का मतलब। ये आपका उत्तरोत्तर वैधता पोस्ट डायरेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो चाहिए। अगर मान लीजिए कि ऐसे किसी हम परीक्षण को हम नापते हैं जो पहले से घटित हुई थी, पहले से हो चुका था, उसको हम कहते हैं उत्तरोत्तर वैलिडिटी। तो ये बहुत कुछ मतलब बहुत ही इजी चीज थी कि एक बार मान लीजिए कि अगर हमने मान लीजिए कि बचपन में कुछ किया, हमें हमें बचपन में किसी ने हमें एक बार मान लो कि प्राइज मिला था, मतलब राष्ट्रपति से हमें पुरस्कार मिला था। तो दोबारा अगर हम कोई अच्छा काम करते तो मुझे हम पहले वाला चीज हमें हमें याद आती है कि हमें अगर ऐसा काम करेंगे तो मुझे ऐसा पुरस्कार मिलेगा। तो ये क्या हुई आपका पोस्ट डायरेक्टिव वैलिडिटी उत्तरोत्तर वैलिडिटी होती है। जो पहले हो चुकी है उसको दोबारा रिपीट होना। ये सारा हमारा हो चुका है। क्वालिटेटिव हम बहुत सारा डिटेल में कर चुके थे। यहाँ पे हमारा फोकस ग्रुप के बारे में बात कर चुके थे। जब मान लीजिए कि किसी हम कोई रिसर्चर अगर कुछ व्यक्तियों के समूहों को किसी विषय खास तरह के खाली उन पे खाली फोकस करना है, जैसे मैंने बताया था इसके बारे में कि जो बहुत जो सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे कि आपका जो अमूल का जो आपका जो आपका जिन्होंने शुरू किया था,
तो उन्होंने कैसे आगे बढ़े थे, खाली उनको उनको ही खाली फोकस है, ऐसे लोगों का खाली फोकस है, तो उन्होंने कैसे डेवलप किया कि जैसे उन्होंने पहले 300 लीटर दूध से शुरू किया था और अभी इतने ज्यादा जो बड़े जो विस्तार जो कर लिए हैं, या बाबा रामदेव ने इतने छोटे से शुरू किए थे, इतने विस्तार कर लिए, तो उन्हें खाली एक फोकस ग्रुप करते हैं, एक पर्टिकुलर किसी कुछ खास विशेष व्यक्तियों के समूह को फोकस करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। आप जैसे देखते हो ना कि आपका इंटरव्यूज लेते हैं या किसी से कि आपका वो करते हैं कि जैसे आपने ऐसा ऐसा क्यों किया, या कोई अगर टॉप करता है तो उसको क्या करता है, खाली फोकस खाली उसी पे होता है और उसका पूरा पूछते हैं कि आपने कैसे पढ़ाई किया, किस तरह से किया, ये क्या करती है, इसको हम कहते हैं फोकस ग्रुप रिसर्च करते हैं, जब हम ऐसे चीजों पे जो हम शोध करते हैं। तो फिर आपका गहन साक्षात्कार बता चुके हैं, नैरेटिव ये बता सर चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गए हैं क्या? क्या जी? कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गए हैं? आर्टिस्ट तो आपको उतनी थी इसमें इसमें जो जितनी दी हुई थी, अगर आगे कुछ और आएगा तो बता दूंगा इसको, क्योंकि इसका डिटेल तो बहुत है, कितनी था इसमें। जी जी। अगर और कुछ आएगा सिलेबस में तो मैं उसको आगे बता दूंगा, जैसे अगर जैसे आता रहेगा उतने ही था उसमें आपको। ये आगमन निगमन हम बता चुके हैं, मातृत्व बता चुके हैं, गुणात्मक बता चुके हैं। मैं कल देख रहा हूँ कुछ छोटा तो है नहीं, उसको कर दूंगा। खुद आपका फोकस बता चुका हूं मैं, प्रत्यक्ष अवलोकन डायरेक्ट आपका, इसमें बाहर के जो पर्यवेक्षक होती है उसके द्वारा हम इसको एकत्रित करते हैं कि बाहर से कोई आपका ऑब्जर्व करने के लिए आ गया, उसके द्वारा एकत्र करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ताजमहल को देखने के लिए बाहर से लोग आए, उनके जो रिएक्शन है उसको हमने इकट्ठा किया। फिर इन डेप्थ इंटरव्यू हम बात कर चुके थे पहले ही। फिर नैरेटिव रिसर्च हम ये बात कर चुके थे। फेनोमेनन हम जो हम क्वेश्चन आंसर करा रहे थे उस समय बताया था आपको कि जब भी कोई घटना घटती है, ये गुणात्मक अनुसंधान यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च का ये पार्ट होता है कि उस समय जो घटना घटती है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे रेल एक्सीडेंट हुआ तो वो कैसे हुआ, आपका कोई अपराध हुआ तो अपराधी अपराध करके भाग गया, अब वो कैसे हुआ होगा, क्या क्या हुआ होगा। कभी कभी क्या होता है, उसको आर्टिफिशियली भी जेनरेट करते हैं, जो आपका जो इन्वेस्टिगेशन टीम जो होता है उसको समझने के लिए उस अपराध को एक आर्टिफिशियली दोबारा एक मतलब जैसे आपका प्ले नहीं होता है, नाटक जैसे होती है, नाटक जैसे करते हैं कि उनको चीजों को समझने के लिए। तो इस घटना को या कोई चीजें और कुछ घटना घटी है, जैसे घटना घट गई कि रेलवे एक्सीडेंट, एक घटना घट गई कि कहीं भी मान लो कि जैसे भूस्खलन हो रही है, ये घटना है, तो उसका कारण क्या हो सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में जो हम करते हैं। तो फिर हम लोग बात करते हैं एथनोग्राफी का हम समझा चुके थे कि हमारी जो मोरल वैल्यूज होती है उसके ऊपर जो हम शोध करते हैं, हमारे जो नीति शास्त्र होती है, हमारे जो संस्कार होती है, वैल्यूज होती है, उसके ऊपर ये स्टडी के बारे में हम समझा चुके हैं आपको। इसमें हमें देखना है कि कुछ ग्राउंडेड थ्योरी बता चुका था कि जिससे हम कोई थ्योरी को जनरेट करते हैं या डेवलप कर रहे हैं, और मिक्स होती है, जैसे आपका क्वालिटेटिव भी हो जाएगा और क्वांटिटेटिव भी हो जाएगा। जैसे आप किसी को रेटिंग देते हो कि उसका सर्विस से आप कितना खुश हो, तो ये मिक्स होती है, उसमें आप नंबर देते हो एक से लेकर 5 तक, तो ये आपका क्वालिटेटिव भी हो गया और क्वांटिटेटिव भी हो गया। ये सारा चीज आपका सब कुछ खत्म, क्योंकि आपका सिलेबस का बहुत चीजें खत्म हो गई है, तो मैं खाली देख रहा था कुछ छोटा तो नहीं है। सर इसमें कैरेक्टरिस्टिक में सर हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक में ये इसमें आगे ये एक्यूरेसी और जनरलाइजेशन ये सब बता दिए सर, रिलेटिबिलिटी। आप वीडियो देखना, रिकॉर्डेड वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस किया था, इसका पहले वो सारा चीजें आपका हो चुका है, क्योंकि करीब करीब 12-15 वीडियो आपका अपलोड हो चुकी है, ये सारा चीज वहाँ पे खत्म कर चुके हैं। हम खाली एक बार रिव्यू कर रहे हैं कि कुछ छूटा तो नहीं है, अगर छूटा हो तो मैं खाली उसको बता दे रहा हूँ, बाकी सब हम बता चुके हैं इसको। जैसे स्ट्रक्चर बता दिया था आपको, एग्जाम याद करो, मैंने बताया था ना कि जैसे स्ट्रक्चर क्या होती है कि जब किसी चीज के बारे में पहले से पता होता है, जैसे अगर आप प्रिंसिपल से बात करने जाओगे या कहीं भाषण देने जाओगे तो आपको पता होता है कि क्या बोलना है, ये स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन किसी दोस्तों के साथ मिलोगे, भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो चलो क्या, आपको पता नहीं वहां जाकर बात क्या होगा, बस एट ए टाइम बात हो गया, ये आपका अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। ये सब चीजें हम बहुत विस्तार से हम आपको समझा चुके थे। बेशक आधार पे हो गया था आपका, एनालिटिकल हो गया था, कोरिलेशन हो गया था, एक्सप्लेनेटरी हो गया था, डिस्क्रिप्टिव हो गया था, एक्स पोस्ट फैक्टो भी हम बता चुके थे आपको
कि एक्स पोस्ट फैक्टो और आपका हिस्टोरिकल शोध, किसी को याद है? मैं कुछ दिन 2 दिन बस हाल ही में बताया था जब हम लोग पेपर कर रहे थे। आप में से कोई बताएंगे? एक्स पोस्ट फैक्टो याद है? सर एक्सपोज फैक्टर तो जो अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ, और हिस्टोरिकल जो काफी पहले हुआ है वो story। हाँ, एक्स पोस्ट फैक्टो वो होती है जिसके अभी मतलब बहुत शॉर्ट टर्म में हुई है, जैसे रेल ट्रेन एक्सीडेंट हो जाना, तो ये बहुत पहले का नहीं है। दोनों ही हिस्टोरिकल रिसर्च भी क्या होती है जो पहले घटना घट चुकी होती है, और एक्स पोस्ट फैक्टर भी यही होती है जो पहले घट चुकी है। लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टर क्या होती है कि जो हाल ही में घटी है। जैसे कुछ दिन पहले आपको न्यूज में आया था कि बस जो है खाई में गिर गया था और बहुत से लोग का डेथ हो गया था, ये हाल ही में हुआ है। और ऐतिहासिक आप जानते हो, जैसे कि आपका मोहनजोदड़ो का हो गया, हड़प्पा संस्कृति हो गया, इस तरह की जो चीजें होती है। तो ये हमारा हो गया ऐतिहासिक भी, हम बता चुके थे आपको। और फिर आपका इधर आपका प्रायोगिक यानी आपका एक्सपेरिमेंटल, इसमें हमने बोला था कि एक्सपेरिमेंटल में क्या होती है, वेरिएबल होता है। इसमें आपका एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम से या आपका नाड़ीशोधन प्राणायाम से आपका अनिद्रा दूर होती है, तो अनिद्रा ये क्या आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और भ्रामरी प्राणायाम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज नहीं कर सकते। आप किसी को जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि भाई तुम्हारा नींद क्यों नहीं आ रहा है। आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, जैसे आपको आप नाड़ी शोधन प्राणायाम में उसको संख्या में कम ज्यादा कर सकते हो, इसमें आप हेर फेर कर सकते हो। तो लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें आपको कोई हेर फेर नहीं कर सकते। तो हेर फेर करने को कहते हैं मैनिपुलेशन करना। तो मैनिपुलेशन कहाँ पे होती है? आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च शोध पे होती है। और इसमें हम कहते हैं आपका इसका 2 ग्रुप बनती है प्रायोगिक अनुसंधान में। तो जिसको हम चेंज कर सकते हैं उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसको हम नहीं करते हैं, नहीं चेंज कर सकते, उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं इसको। केस स्टडी हो गया, ये सब चीजें हो गई। एक होती है क्वासी एक्सपेरिमेंट। क्वासी का मतलब होता है 50%, आधा आधा। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा करते हैं जिसमें आपका न्यूमेरिकल डेटा भी हो और क्वालिटेटिव भी हो, क्वांटिटेटिव भी हो, दोनों मिला के हो, तो इसको हम कहते हैं अर्ध प्रायोगिक या आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। कि कुछ आपका प्रायोगिक होता है, कुछ आपका प्रायोगिक नहीं होता है, आधे आधा होता है इसमें। आधा आपका क्या होती है, थ्योरी होती है। तो ऐसे हम कहते हैं इसको कि ये आपका अर्ध क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहते हैं इसको। तो वहां पे आप देखते हो, जैसे आपने किसी से पूछा कि अच्छा बताओ कि आपको ये हमारे रेस्टोरेंट में कौन सा खाना आपको ज्यादा अच्छा लगे, तो आप किसी से पूछोगे तो वो ज्यादा अच्छा कम अच्छा कैसे बताएगा? आप बोलोगे कि ठीक है आप नंबरिंग करके बताओ कि इतने में आप कितना रेटिंग दोगे, तो आपने उसका आधा आधा दिया। क्वालिटेटिव भी हो गया, क्वांटिटेटिव भी हो गया, तो प्रायोगिक भी हो गया, और आपका आधा प्रायोगिक हुआ, आधा आपका बिना प्रायोगिक हुआ, तो इसको कहते हैं क्वासी कहते हैं। सैंपल लेके हम इसको आपका एट रैंडम हम सैंपलिंग भी करते हैं और साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। फिर आता है आपका एम्पेरिकल रिसर्च, जिसमें आपका अनुभव होती है। अनुभव सिद्ध क्या होता है? जब शोधकर्ता होता है उसके सिद्ध करने के लिए अपने अनुभवों का उपयोग करता है। जैसे कि दर्शन का जितने भी फिलोसॉफिकल शोध होती है, इसमें आपका एम्पेरिकल रिसर्च बहुत काम आता है। वो अपने अनुभव के आधार पे चीजों को बताते हैं कि ऐसे जैसे भगवत गीता के ऊपर कोई शोध करेंगे तो उसमें क्या होगा, अपने अनुभव के आधार पर उसका शोध होगा। जिसे हम कहते हैं एम्पेरिकल रिसर्च कहते हैं इसको।
यहाँ तक हमारे खत्म हो गया पहला सेक्शन। और रिसर्च के मुख्य सोपान, यहाँ पे कैसे कैसे स्टेप में रिसर्च करेंगे, तो इस स्टेप के बारे में भी हमने आपको बताया था। सबसे पहले क्या था आपका, बहुत बार बताया था मैंने कि प्रश्न को ढूंढना, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, याद करो, याद है, कोई बताएंगे? सबसे पहला यस सर, स्टेप सबसे पहले समस्या ढूंढते हैं समस्या ढूंढते हैं। रिसर्च में शुरुआत में। इसके ऊपर आपका जो आपका चरण को हम लास्ट क्लास में बताया था, 8 में हमने इसे डिवाइड किया था, आपको मैंने ग्राफ दिखाया था और इसको मैंने समझाया था कि कैसे कैसे कर रहे हैं। और समस्या के ऊपर हमने पूरा एक दो क्लास पहले मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि समस्या कितनी महत्वपूर्ण है। तो पहला सोपान क्या होती है शोध के, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या का चयन करते हैं। तो आज मुझे लगता है काफी लेट हो गया है, तो इसके बाद हम अगले क्लास से, कल की क्लास में हम इसे खत्म करेंगे। आपका बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा, ज्यादा बची नहीं है। इसके बाद हम करेंगे पेपर्स, करेंगे पास्ट पेपर्स, फिर आपको, फिर जैसे हमने पहले बार पिछली बार किया था पेपर्स, फिर उससे क्वेश्चंस करेंगे। जब हम उसमें से क्वेश्चंस करेंगे तो ये जो जितने बातें मैं अभी आपको बता के रख रहा हूँ वो सारा वहां पे अप्लाई होगा। फिर आप उसको याद करके बताना कि मैं पूछूंगा, और आप लोग के पास जिन्होंने बुक का भेजा है उस बुक को लेकर के अपने अपने मीडियम के अकॉर्डिंग उसको आप लोग पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, मैं उनको आपको रिप्लाई दे दूंगा कि अगर कोई डाउट कहीं पे होगा तो। थैंक यू सो मच। हम सर ये जो एग्जाम आता है जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है, जैसे सिलेबस में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च में 5 रिसर्च ही लिखी है, लेकिन अभी हमने तो काफी सारी करी हैं। जैसे उसके बहुत से पार्ट होते हैं, मेन पार्ट है आपको जो देखा जाता है, उसके बाद उसके बहुत से सब पार्ट होते हैं, सब पार्ट में सब लिखी जाती है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो मेन पार्ट आप जो बता रहे हो ना, ये यहाँ पे है। इसमें सर एक तो एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये 5 लिखी है सिलेबस में। इसी का बहुत से पार्ट होते हैं। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, परिणाम के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे, तर्क के आधार पे, प्रक्रिया के आधार लेकिन पे। सर ये वाला सिलेबस में नहीं है, फंडामेंटल और अप्लाइड सिलेबस में नहीं दिया हुआ है इन्होंने। फंडामेंटल और अप्लाइड सिलेबस में नहीं दिया है, नहीं दिया होगा, आप देखो अच्छा। नहीं, सिलेबस में 5 ही दिए हैं सर, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो किसी बुक में उसको मर्ज कर दिया गया है, लेकिन मौलिक और व्यावहारिक दिया ही होगा, उसके बिना आपका शोध होना ही मुश्किल है, क्योंकि मौलिक के बिना होगा ही नहीं कुछ भी। तो परिणाम के आधार पर क्या होगा, पहले मौलिक होगा। यहाँ पे आपको जो यहाँ देख रहे हैं, आपको किसी किसी बुक में उसका काउंटिंग ज्यादा कर देते हैं, किसी को बुक में मर्ज कर देते हैं, लेकिन है इतना ही। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वो 2022 का सिलेबस से दिखा रहा हूँ, मतलब 2022 के लिए जो एडिशन है उस बुक से दिखा रहा हूँ मैं। जैसे परिणाम के आधार पे, उसके आधार पे क्या हो गया, मौलिक हो गया, फिर आपका अप्लाइड हो गया, फिर अप्लाइड पे क्या हो गया, क्रियात्मक हो गया। तो मैं इसीलिए बता रहा था कि मौलिक अगर आपको पता है, अगर आपको पता है कि मौलिक, एक सेकंड, अगर आपको पता है कि मौलिक कौन सी है, तो मौलिक के आधार, मौलिक मतलब परिणाम के आधार पर क्या क्या आती है, तो आप याद रखिए, मौलिक आती है, व्यावहारिक आती है, क्रियात्मक आती है। अब जब आप करते हो उद्देश्य के आधार पे, तो आपको तो लग गया खाली एक ही तो है उद्देश्य के आधार पे, लेकिन उद्देश्य के आधार पर ही जब क्लासिफाई करते हैं तो इसमें आता है वर्णनात्मक। और वर्णनात्मक के अंदर 3 चीज आती है, घटना जो हम लोग जो अभी हमने पढ़ा, फेनोमेना, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक। फिर उद्देश्य के आधार पर ही हमें आता है आपका कोरिलेशन, सहसंबंध, आपका एक्सप्लेनेटरी, ये सारा आपको उसी में आता है। इसी तरह से जो है उसका मेन तो आपका इतने ही ब्रांच है, लेकिन उसके बहुत से सब ब्रांच है, जिसको हमने सबका डिटेल में इतने सारे आपको लगा कि इतने सारे प्रकार है। ओके, हम प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। आप सब